गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था बच्चों? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से हमने ग्लूकोज से पाइरुवेट फॉर्मेशन कर लिया था। ठीक है, तो आज अपन उसी टॉपिक को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है क्या? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हमने क्या देख रहे थे? हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि मेटाबॉलिज्म दो टाइप का है, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन एंड एनाबॉलिज्म रिएक्शन। देन हम कैटाबॉलिज्म रिएक्शन के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, एंड रेस्पिरेशन का हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक अपन ग्लाइकोलाइसिस कवर कर चुके थे। ठीक है, एंड ग्लाइकोलाइसिस से हमने क्या कर देखा था कि हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड से हमने क्या बना लिया था? पाइरुवेट का फॉर्मेशन कर लिया था। किसका? पाइरुवेट फॉर्मेशन कर लिया था, जो कि 3 कार्बन स्ट्रक्चर थी। तो हमें पता है कि इसके कितने मॉलिक्यूल अपने उठाए होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। मतलब कितने मॉलिक्यूल हमने बनाए हैं? 2 मॉलिक्यूल हमने बनाए हैं। ठीक है बच्चों, अब इस पाइरुवेट मॉलिक्यूल को हमने, क्योंकि हमने क्या क्या किया था ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, ठीक है, नेट गेन हम देख चुके थे। 7 एटीपी का नेट गेन हमें देखने को मिल रहा था यहाँ पे, नेट गेन। ठीक है, हमने इनकी जो ब्लॉक करने वाले इनिबिटर्स हैं, इनके इनिबिटर भी देख लेते हैं कि आयोडाएसिटेट इसको ब्लॉक करके जा रहे हैं। ठीक है, एंड देन हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पे आपका जो फ्लोराइड है वो भी ब्लॉक करके जा रहे हैं। ठीक है, तो मेनली हमने इसके बारे में पढ़ चुके थे। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है बच्चों हमारा? जो आज हम जो पढ़ेंगे, देखो हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस से आपने क्या करा? ग्लाइकोलाइसिस से आपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन किया एंड देन आपने पाइरुवेट फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, आपने क्या किया? पाइरुवेट फॉर्मेशन कर दिया। तो अब इस पाइरुवेट का बच्चा अपन क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन बोलो, या मैं आज बढ़ाऊंगा आपको क्या? इंटरमीडिएट रिएक्शन बिटवीन पाइरुवेट, या इंटरमीडिएट रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। मतलब हमें क्या देखना है कि ग्लाइकोलाइसिस से, अगर मुझे ग्लाइकोलाइसिस खत्म करी है, ग्लाइकोलाइसिस एंड देन जो रिएक्शन है आपकी, इसके बाद हमें क्या चलानी है? क्रेब्स साइकिल। क्या चलानी है बच्चों? क्रेब्स साइकिल चलानी है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में टीसीए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट रिएक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस से हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस ये बोल के जा रहा है कि ग्लूकोज से क्या बना लो? ग्लूकोज से आप बना लो पाइरुवेट, एंड पाइरुवेट से हमें क्या करना है? क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करना है। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है, लाइक हम देखते हैं क्या? एसिटिल को एंजाइम ए, और एसिटिल को एंजाइम ए देन एंटर होता है किसके अंदर? टीसीए साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या था? लाइक अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पाइरुवेट मॉलिक्यूल लाइक CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। ये क्या है? हमारा पाइरुवेट है, इसके 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास। क्या है इसके बच्चों? 2 मॉलिक्यूल अपने पास है। इन 2 मॉलिक्यूल को अब हम किसके अंदर एंटर करने वाले हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करने वाले हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों पाइरुवेट। ठीक है, एंड देन बच्चों यहाँ पे देखो ये क्या स्ट्रक्चर है हमारी? ये देखो बच्चों, हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा का पूरा टॉपिक, तो आपको सबको ध्यान से देखना है। आई थिंक आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या बनाया है। मैंने बनाया है बच्चों आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। किसके स्ट्रक्चर है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें पता है कि आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होगा। इनर मेम्ब्रेन पे जो उंगली नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है आपको, फिंगर लाइक आपको क्या देखने को स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है? ये क्या है? एक तरह से ये हमारी क्या है? क्रिस्टी है। इस क्रिस्टी के ऊपर हमको क्या देखने को मिलेंगे? F1 F0 पार्टिकल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑक्सीसोम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ही हमारा ETS चलता है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में या उसके नेक्स्ट से नेक्स्ट सेक्शन में अपन कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये इनर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पे इनर वाला पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स बोल के जा रहे हैं हम। अब देखो बच्चों, ये पाइरुवेट का जो मॉलिक्यूल है, ये पाइरुवेट का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखो CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। ये आपका क्या है? पाइरुवेट है बच्चों। ये क्या है? पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल है। ये देखो पाइरुवेट। अब देखो बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं? मैं यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करने वाला हूं। मैंने अपने जो इस प्रीवियस क्लास के अंदर अपने जो लेक्चर लिया था, तो मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस हम क्या देख रहे हैं? हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे एंड ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब हम क्या देखने वाले हैं कि अगर ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू करते हैं, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल को एंजाइम ए के अंदर। बट अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर
अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो पायरुवेट, यही पायरुवेट किसके अंदर एंटर होगा, ये पायरुवेट एंटर हो जाएगा आपके किसके अंदर, लैक्टेट के अंदर, किसके अंदर, लैक्टेट के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था ऑक्सीडेटिव, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो आपका रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट क्या करके जा रहा है बच्चों, अगर अपन देखें इसके पास CO2 मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीडेटिव मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करने वाला हूं, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैंने क्या करा है, यहां से एक CO2 मॉलिक्यूल, यहां से एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया, मतलब यहाँ पे जो CO2 मॉलिक्यूल है बाहर निकल गया अपना। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बच गया, CH3 है डेफिनेटली, एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O है डेफिनेटली। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, बस SCOA, तो ये क्या है, दो कार्बन स्ट्रक्चर, इसको मैंने क्या बोला बच्चों, इसको मैंने बोला है एसिटिल कोएंजाइम। क्या बोला बच्चों, इसको मैंने क्या बोला है, एसिटिल कोएंजाइम है। अब एसिटिल कोएंजाइम ए दो कार्बन स्ट्रक्चर है, इसके भी दो मॉलिक्यूल बने, इसके भी हमने क्या बना लिए, दो मॉलिक्यूल बना लिए। अब बच्चों यहाँ पे एक बात सुनो, पायरुवेट से अगर एसिटिल कोएंजाइम ए बना रहा हूं तो यहाँ पे जो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स काम आता है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है पायरुवेट, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। दैट मीन कि मेरे को यहां से, अगर मेरे को पायरुवेट से मेरे को एसिटिल कोएंजाइम ए बनाना है, तो मैं डायरेक्ट एसिटिल कोएंजाइम ऐसे नहीं बना सकता, मेरे को यहाँ पे कुछ एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ प्रोटीन के, कुछ विटामिन की, ठीक है, कुछ कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ही जाके ये पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। एंड देन यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पे NAD+ कन्वर्ट हो जाता है किसमें, किसके अंदर, 2NADH के अंदर। ठीक है, दो मॉलिक्यूल NADH के, क्योंकि दो पायरुवेट मॉलिक्यूल है, तो NADH मॉलिक्यूल भी कितने होंगे, दो NAD+ मॉलिक्यूल है, दो NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कहां चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर चल रही है। क्या है यहाँ पे, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, मेन चीज ये तो हमारी सिंपल रिएक्शन है कि हाँ मेरे को क्या करना है, पायरुवेट है, पायरुवेट को मैंने कहां से मिला था, ग्लाइकोलाइसिस से। मैंने क्या क्या देखने को मिला, ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया था पायरुवेट में, पायरुवेट देन एसिटिल कोएंजाइम बना रहा है, तो ये इंटरमीडिएट रिएक्शन हो गई बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए मुझे कुछ एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर हम बात करें पहला, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ एक टेबल टाइप में देख लेते हैं अपन। लाइक यहाँ पे क्या है, एंजाइम, ये एंजाइम हो गए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोफैक्टर, और यहां पे अपन लिख लेते हैं बच्चों क्या, विटामिन। ठीक है, विटामिन। तो यहां पे बच्चों अगर हम देखें एंजाइम 1 की बात कर रहे हैं बच्चों हम, तो एंजाइम 1 क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको हम बोलते हैं E1। ठीक है, अब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे एक कोफैक्टर चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं TPP, थियामिन पायरोफॉस्फेट। समझ में आया बच्चों, थियामिन पायरोफॉस्फेट चाहिए। अब थियामिन पायरोफॉस्फेट को यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे विटामिन चाहिए, विटामिन B1। B1 क्या है, थियामिन। थियामिन क्या है, अगर अपन देखें विटामिन B1। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, एक तो एंजाइम हो गया आपका E1। E1 क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। कोफैक्टर क्या चाहिए, TPP चाहिए होता है बच्चों। और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि विटामिन क्या रिक्वायरमेंट है, विटामिन B1 रिक्वायरमेंट है। एज वेल एज यहाँ पे अगर हम देखें विटामिन, अगर हम एंजाइम देखे थे सेकंड नंबर वाला, तो सेकंड नंबर वाला एंजाइम है डाईहाइड्रो लिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। ट्रांसएसिटाइलेज का मतलब है कि एसिटिल ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, ये एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर करेगा, किसके ऊपर करेगा, पायरुवेट के ऊपर। जो आपका CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकाले थे, तो आपके पास क्या बचेगा, CH3 एंड CO।
तो इसके ऊपर CH3 एंड CO जो एसिटिल ग्रुप के ऊपर है, क्या कर देंगे हम, एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम किसका होगा, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो कोफैक्टर दो काम आएंगे, एक तो आएगा लिपोइक एसिड, एक आएगा बच्चा आपका क्या, लिपोइक एसिड, और सेकंड आएगा आपका कोएंजाइम ए। ठीक है बच्चों, अब हमें ये पता है कि कोएंजाइम ए को बनाने के लिए हमको विटामिन B5 चाहिए होते हैं। विटामिन B5 है पैंटोथेनिक एसिड, क्या, पैंटोथेनिक एसिड। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल है कोएंजाइम ए को बनाने के लिए, विटामिन B5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और एंजाइम चाहिए, 3 एंजाइम चाहिए होते हैं बच्चों। हम इसे काम भी देखेंगे, अभी हम थ्योरेटिकल देख रहे हैं, बाद में मैं इसे काम बताऊंगा कैसे काम करते हैं, कैसे ये एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे पाइरुवेट के ऊपर। ठीक है, ये मतलब ये कोएंजाइम ए को ट्रांसफर करेंगे इस एसिटिल ग्रुप के ऊपर। ठीक है, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट एंजाइम इज डाइहाइड्रो लिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम हमारा E3 एंजाइम है, और E3 एंजाइम के लिए जो कोफैक्टर चाहिए होते हैं बच्चों, वो कोफैक्टर चाहिए NAD+ एंड FAD+। अब बच्चों आपको पता है कि NAD+ अगर मुझे बनानी है तो विटामिन क्या चाहिए, नियासिन चाहिए, और FAD बनाना है तो मुझे चाहिए क्या, राइबोफ्लेविन चाहिए, मतलब विटामिन B2 एंड B3 चाहिए। ठीक है, तो मुझे NAD बनाना है तो क्या चाहिए बच्चों, नियासिन चाहिए, क्या चाहिए, नियासिन, विटामिन B3 एंड राइबोफ्लेविन से हम क्या बना सकते हैं, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2। ये राइबोफ्लेविन बनाने के लिए FAD। अगर किसी को यहाँ पे इनका फॉर्मेशन देखना है कि आपका NAD फॉर्मेशन कैसे करना है या FAD फॉर्मेशन कैसे करना है, तो मैंने क्या करा था, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म की एक सीरीज है अपने पास। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म की प्लेलिस्ट में आप देखोगे ना, तो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का एक ऑप्शन है, तो उसमें जाके आप क्या कर सकते हो, वहां पे मैंने NAD फॉर्मेशन FAD फॉर्मेशन में पढ़ा रखा है, मतलब बायोसिंथेसिस ऑफ NAD+ FAD+। तो जब मैंने बायोसिंथेसिस पढ़ाया था, वहां पे मैंने निकोटिनिक का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, निकोटिनेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, या राइबोफ्लेविन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो ये पूरा पढ़ा रखा है वहां पे। तो आप वहां जाकर ये क्या कर सकते हो, इनका फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला बच्चों, अगर अपन इसकी टेबल देख रहे तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें विटामिन चाहिए होते हैं। ठीक है, हमें विटामिन चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, ठीक है, और एंजाइम चाहिए होता है बच्चों। ठीक है, इसी के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन CSI पूछ चुका है बच्चों, इसी के ऊपर। देखिए, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि मेरे को एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पूरा का पूरा अगर नॉर्मल देखें तो वन रिएक्शन अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। वन रिएक्शन को अगर चलाने के लिए, रिएक्शन क्या है, पाइरुवेट से एसिटिल को एंजाइम बनाना है। वन रिएक्शन को चलाने के लिए कितने एंजाइम चाहिए, यहाँ पे 3 एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, 3 तो एंजाइम चाहिए, और कितने कोफैक्टर चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5। ठीक है, 1 TPP लिपोइक एसिड, सेकंड, थर्ड इज कोएंजाइम ए, फोर्थ इज NAD+ एंड फिफ्थ वन इज FAD+। तो 5 कोफैक्टर चाहिए मुझे, 5 कोफैक्टर्स चाहिए बच्चों मुझे। एंड मुझे क्या चाहिए बच्चों, थियामिन, पैंटोथेनिक एसिड, नियासिन एंड राइबोफ्लेविन। मेरे को 4 क्या चाहिए, 4 विटामिन चाहिए, 4 क्या चाहिए, विटामिन चाहिए। और क्या बना के जाएगा, 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। क्या बना के जाएंगे बच्चों, 2 प्रोडक्ट। अब आप सोच रहे होंगे 2 प्रोडक्ट क्या है बच्चों, तो मैंने कहा था कि बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक होगा, या तो वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं या CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहे हैं। तो एक तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया बच्चों, एक तो हमारा क्या हो गया, CO2 मॉलिक्यूल आपने बाहर निकाल दी, एक तो ये हो गया। एक अपने पास क्या आ गया है, एसिटिल को एंजाइम में। तो 2 प्रोडक्ट आ गया मेरे पास। वन रिएक्शन थी, पाइरुवेट से एसिटिल को एंजाइम बनाना था। पाइरुवेट से एसिटिल को एंजाइम बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर अपन देखें तो 3 एंजाइम चाहिए होते हैं, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम E1 है, इसको अगर कंटिन्यू करना है, इसको एक्टिवेट करना है, तो थियामिन पायरोफॉस्फेट TPP मुझे एज ए कोफैक्टर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंड देन विटामिन चाहिए होती है, विटामिन B1 थियामिन। ठीक है, इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इस बार भी शायद ICMR या ICR के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि विटामिन B1 कौन सी है, B2 कौन सी है। ठीक है, तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन B1 इज है, पैंटोथेनिक एसिड है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, या आपका राइबोफ्लेविन है। तो अगर आपको पता नहीं है
तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पता होना चाहिए B1 कौन है, B2 कौन है, B3 कौन है, B5 कौन है, B4 होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये बायोटिन भी है, फॉलिक एसिड है, तो ये क्या होते हैं B7 हो गया, B9 हो गए ऐसे। ठीक है, एंड देन डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। ट्रांसएसिटाइलेज का मतलब है कि हमें पता है कि यहाँ पे हमें पाइरुवेट से मेरे को एसिटिल कोएंजाइम ए बनाना है, तो यहाँ पे ये एंजाइम है ट्रांसएसिटाइलेज, ये क्या करता है कि कोएंजाइम ए के ऊपर क्या एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर करने का काम करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा। लिपोइक एसिड यहाँ पे काम करता है एज ए कोफैक्टर, हेल्प करेगा। कैसे करेगा, पूरा का पूरा अपन मैकेनिज्म पढ़ेंगे ये। ठीक है, एंड देन यहाँ पे विटामिन की क्या रिक्वायरमेंट है, पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5 इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड देन थर्ड वन इज ए डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो कोफैक्टर NAD प्लस FAD प्लस, एंड NAD को बनाने के लिए बच्चों जो आपको विटामिन चाहिए होती है वह नियासिन चाहिए होती है, एंड FAD को बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वह है राइबोफ्लेविन। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, तो पता होना चाहिए। कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि FAD बायोसिंथेसिस में कौन सी विटामिन का रोल है, तो आपको पता होना चाहिए राइबोफ्लेविन का रोल है, या NAD को बनाने के लिए कौन सी विटामिन का रोल है, तो नियासिन का रोल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब अभी स्टार्टिंग ये एकदम थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन है। अब अपन को थोड़ा डायग्रामेटिक ये भी देखना है कि हाँ ये काम कैसे करेगा, ये तीनों एंजाइम काम कैसे करते हैं, ये 5 जो कोफैक्टर है काम कैसे करते हैं, चारों के चारों विटामिन काम कैसे करेगी, एंड कैसे हम CO2 मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे, कैसे हम एसिटिल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अब तक तो एकदम थ्योरेटिकल है, तो आई थिंक ये आपके समझ में आ गया हो कि नोट कर लीजिए, फिर अपन क्या करेंगे, इनका मैकेनिज्म पढ़ लेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हमने क्या देखा था, अभी तक हम ये देख चुके थे कि पाइरुवेट डिहाइड्रोजनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 एंजाइम है, 5 कोफैक्टर है, 4 विटामिन है। बट बच्चों ये काम कैसे करेंगे, लगेगा अपन देखे तो इनको काम करने के लिए लाइक देखो बच्चों कैसे काम कर रहे हैं कि देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O माइनस है ये। अब देखो बच्चों यहाँ से मैंने क्या बाहर निकाला, मैंने CO2 मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया, एंड देन बच्चे यहाँ पे क्या है, ये कौन है, थियामिन पायरोफॉस्फेट है। थियामिन पायरोफॉस्फेट क्या करके जा रहा है, हाइड्रोक्सी इथाइल TPP का फॉर्मेशन करेगा। एंजाइम कौन काम आ रहा है, E1 एंजाइम है। ठीक है, E1 एंजाइम का नाम क्या था, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये क्या करके जा रहा है, ये देखो CH3, ये आपको CH3 एंड C डबल बॉन्ड O बचा है ना आपका, तो CH3 CHOH एंड यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, TPP ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोक्सी इथाइल TPP, इसका फॉर्मेशन कर दिया। अब बच्चों देखो ये क्या होगा, यहां से ये वापस से यहाँ पे TPP फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये क्या कर रहा है, जो एसिटिल ग्रुप है ना बच्चों, क्या एसिटिल ग्रुप अब किसके पास जा रहा है, यहाँ पे एक लिपोइक एसिड है। कौन है, लिपोइक एसिड है। ठीक है, तो लिपोइक एसिड, ये देखो ये आपका लिपोइक एसिड है बच्चों। ये पहले क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर था, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, अब रिड्यूस फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर अपन देखिए, ये देखो बच्चों, तो अगर मैं इस लिपोइक एसिड के ऊपर बच्चों, इस लिपोइक एसिड के ऊपर मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, इस लिपोइक एसिड के ऊपर बच्चों ये एसिडिल ग्रुप था ना, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, क्या मैंने ऐड कर दिया है, ये CS, ये देखो यहां से क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये मैंने ऐड कर दिया। कौन है ये लिपोइक एसिड है बच्चों, ये कौन है, लिपोइक एसिड है। मैंने कोफैक्टर का नाम लिया था, पहला कोफैक्टर TPP थियामिन पायरोफॉस्फेट, यहाँ पे काम आ गया, एंड लिपोइक एसिड यहाँ काम आ गया। अब देखो बच्चों यहां से क्या हो रहा है कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कोएंजाइम है, कौन करवा रहा है काम, E2 एंजाइम करवा रहा है। कोएंजाइम ए क्या करके जाएगा, आप देखो यहाँ पे क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O COA, तो क्या अपन ने एसिटिल कोएंजाइम ए बना लिया है, एसिटिल कोएंजाइम ए बना लिया है, डेफिनेटली एसिटिल कोएंजाइम बन गया। बट बच्चों ये जो आपका लिपोइक एसिड है ये क्या रिड्यूस फॉर्म में आ गया, क्या ये रिड्यूस फॉर्म है, डेफिनेटली। अब ये खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, डेफिनेटली ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो ये क्या करता है, ये किसको ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ये FAD को क्या बना देगा बच्चों, ये FADH2 फॉर्मेशन कर लेगा। एंड देन FADH2 से हम क्या बना लेंगे बच्चों, FADH2 से हम क्या बना लेंगे, देन FADH2 क्या करेगा, ये NAD प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा, NAD प्लस कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर NADH प्लस H प्लस के अंदर, एंड ये यहाँ पे एंजाइम कौन काम आ रहा है, E3 एंजाइम काम आ रहा है। तो आप देखो बहुत ही इजी है, इतना हार्ड नहीं है। मैंने देखा E1 एंजाइम से मैंने बोला E1 आप क्या काम कर रहे हो, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से मैंने बोला पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज आप क्या काम कर रहे हो, इसने बोला मैं पाइरुवेट है, ये पाइरुवेट मॉलिक्यूल है मेरा,
पायरुवेट मॉलिक्यूल है, पायरुवेट का मैं क्या करके जा रहा हूँ, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कर रहा हूँ, CO2 मॉलिक्यूल को बाहर निकाल रहा हूँ। मैंने करा था ना ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि देन आप क्या करके जाओगे, यहाँ पे एंजाइम कौन है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है यहाँ पे, यहाँ पे एंजाइम कौन है बच्चों, ये एंजाइम E1 कौन है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इन्होंने क्या करा, थियामिन पायरोफॉस्फेट के ऊपर कौन ऐड कर दिया, CH3C डबल बॉन्ड O था ना, इस मॉलिक्यूल में ऐड कर दिया, क्या बनाया, हाइड्रोक्सी इथाइल, TPP फॉर्मेशन करा। देन इन्होंने क्या करा, वापस से इन्होंने क्या करा, एक तरह से ये किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, लिपोइक एसिड के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। कौन है यहाँ पे, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है, E2 एंजाइम है। ठीक है, इसने क्या करा, ट्रांस एसिटाइलेज है, इसने यहाँ पे क्या करा, ये सबसे पहले लिपोइक एसिड पे ऐड हुआ आपका CH3C डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल, एंड देन कोएंजाइम A के साथ में इसने रिएक्शन करी, एंड देन कोएंजाइम A के साथ में ये बाइंड करा, एसिटिल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन किया, खुद रिड्यूस फॉर्म में आ गया, एंड देन ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो देन ये क्या करके जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ना, डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या करता है बच्चों, ये क्या करेगा, एफएडी कन्वर्ट करेगा एफएडीएच2 में, एंड देन एफएडीएच2 क्या करेगा, खुद एफएडी में फॉर्मेशन होना चाहेगा, तो NAD+ को कन्वर्ट कर देगा NADH+ में H+। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था बच्चों, अगर अपन देख रहे थे कि पायरुवेट अगर कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, एसिटिल को एंजाइम A के अंदर, तो यहाँ पे एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या है, यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक और चीज है, और यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, यहाँ से अपन ने CO2 मॉलिक्यूल को भी बाहर निकाल दिया। अब बच्चों देखो, ये तो अपन ने इसका मैकेनिज्म में पढ़ लिया, अब एक आते हैं इनके इनहिबिटर के ऊपर। इनहिबिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक अगर हम देखें बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स को पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, इसको ब्लॉक कर सकते हैं अपन किससे, मर्क्यूरिक आयन से, मर्क्यूरिक आयन कर सकता है। एक आपका क्या होता है बच्चों, आर्सेनाइट, कौन है, आर्सेनाइट। ठीक है, तो ये मर्क्यूरिक एसिड एंड आर्सेनाइट है ना बच्चों, ये क्या करते हैं बच्चों, एक तरह से ब्लॉक करेंगे किसको, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर अपन देखें कि आपका जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इज रेगुलेटेड बाय टू प्रोसेस कौन सा है, एक तो होगा एलोस्टेरिक रेगुलेशन, एक होता है आपका कौन सा, कोवलेंट मॉडिफिकेशन। तो आपका एलोस्टेरिक रेगुलेशन का मतलब है, एलोस्टेरिक मतलब या तो मैं फीडबैक इनहिबिशन करूं, फीडबैक मतलब जो आपने बनाया है वो ही आपको क्या करके जाएगा, ब्लॉक करके जाएगा। तो मैंने कहा ऐसे आप कैसे करोगे, तो हमने कहा कि जो आपका कोएंजाइम है E2 है, तो E2 को जो एक्टिवेट करने का काम है, E2 एंजाइम को एक्टिवेट, तो यहाँ पे जो कोएंजाइम A है वो एक्टिवेट करा किसको, E2 एंजाइम को। ठीक है, बट इसको ब्लॉक करने का काम किसका होगा, जो एसिटिल कोएंजाइम ए आपने बना दिया है, इसका जो प्रोडक्ट बना है, ये अगर ज्यादा बन गया तो ये क्या करेगा, ये इसको E2 एंजाइम को ब्लॉक, ये ब्लॉक का साइन है बच्चों, ये इनहिबिट का साइन है, ये इसको इनहिबिट कर देगा। ये क्या कर रहा है, ये एक्टिवेट का साइन है, ये क्या कर रहा है, एक्टिवेशन का, एक्टिवेट। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो E3 को देखो, E3 अगर NAD+, अगर अपन क्या कर रहे हैं, NAD+ है, फर्स्ट तो क्या हो गया, एलोस्टेरिक रेगुलेशन की बात करें, एलोस्टेरिक रेगुलेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसके अंदर पहला क्या हो गया, एसिटिल को एंजाइम है, इनहिबिटेड E2 एंजाइम। E2 कौन है बच्चों, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, इसको इसने क्या करा, इनहिबिट किया। ठीक है, एंड कोएंजाइम ए क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है E2 को। सेकंड वन अगर अपन बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे NAD+ क्या करके जाएगा, NAD+ हम देखें तो ये एक्टिवेट करेगा किसको, ये एक्टिवेट करेगा E3 एंजाइम को।
ठीक है। E3 कौन है? डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। एंड बच्चों अगर अपन बात करें कि NADH, अगर NADH ज्यादा बना हुआ है, NADH ज्यादा बना हुआ है, तो ये क्या करके जाएगा बच्चों? इसको ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट करेगा। समझ में आ रहा है? NAD प्लस क्या करके जा रहा है बच्चों? NAD प्लस क्या करके जा रहा है? NAD प्लस इनहिबिट, NAD प्लस एक्टिवेट करके जाएगा, और NADH क्या करके जाएगा? E3 एंजाइम। E3 एंजाइम कौन सा था बच्चों? डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर कोई क्वेश्चन में आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स? ओके, NAD प्लस इज एलोस्टेरिक इनहिबिटर। NAD प्लस इज एलोस्टेरिक इनहिबिटर नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। NADH इज एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ E3 एंजाइम, डेफिनेटली सही बात है। या अदर स्टेटमेंट, एसिटिल कोएंजाइम इज एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ E2 एंजाइम, सही बात है। कोएंजाइम इज एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ E2 एंजाइम, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो इन्हीं के ऊपर से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अगर मैं आपको पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स और आपको पायरुवेट का ऑक्सीडेशन पढ़ा रहा हूं, सिर्फ इतना बता दूं कि पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करना ही हमारा क्या होता है? पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करना, बस यही हमारा क्या है? पायरुवेट ऑक्सीडेशन है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि सर इसके अंदर क्या होगा? 3 एंजाइम काम आएंगे, 4 विटामिन काम आएंगे, 5 कोफैक्टर काम आएंगे, या मैं यहाँ पे ये बोल दूं बस इसके अंदर क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही क्या होता है? पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। अगर इतना बता के जा रहे तो बच्चों CSR कवर नहीं होगा, सिर्फ इतना बता के जा रहे हो। हाँ, अगर CSR कवर करना है और उसके टॉपिक को बिल्कुल आपका एकदम फिंगर टिप्स पे आना है, तो आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा कि किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कौन काम आएगा, किसी भी एंजाइम को ब्लॉक करने के लिए कौन काम आएगा। एलोस्टेरिक रेगुलेशन से हो गया, एक मैंने बताया था कोवलेंट मॉडिफिकेशन भी है, सेकंड वन इज ए कोवलेंट मॉडिफिकेशन। तो कोवलेंट मॉडिफिकेशन के अंदर आप क्या करके जाओगे बच्चों? जो आपका E1 एंजाइम होता है ना, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे E1, यहाँ पे क्या है? अगर अपन देखिए E1 एंजाइम के अंदर क्या देखने को मिलेगा? फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन बच्चों क्या करके जाएगा? एक तरह से क्या करेगा? एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, इनएक्टिवेट करके जाएगा। ये मेनली किसके अंदर होगा? मेनली अकर इन यूकैरियोट, mainly occur in eukaryotes only, मतलब यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलेगा। लाइक अगर हम देखें कि डेफिनेटली क्रैब साइकिल अकर इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर भी क्रैब साइकिल चल रही है, वहां पे भी आपका क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस चल रही है, क्रैब साइकिल चल रही है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चल रहा है, तो वहां पे आपको ये कोवलेंट मॉडिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो कोवलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू हम क्या देखते हैं कि E1 एंजाइम के अंदर हम देखोगे कि यहाँ पे क्या होगा? इसका अगर फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन करके हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, इनएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, मेनली अकर इन यूकैरियोट ओनली। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या देखा? हम पूरा का पूरा जो लेक्चर था उसको रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या देखा? हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस था, ग्लाइकोलाइसिस से मैंने क्या बना लिया था? ग्लूकोज का से मैंने पायरुवेट फॉर्मेशन कर लिया था। ये लेक्चर हम प्रीवियस वाले पार्ट में देख चुके हैं। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है, डायरेक्ट इस लेक्चर में आ रहे हैं, तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लेना, वहां पे भी ग्लाइकोलाइसिस के इनहिबिटर है, ग्लाइकोलाइसिस को कैसे रेगुलेट करा जा सकता है, वो हमने पूरा डिटेल में देखा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमने क्या देखा था? हमने पायरुवेट फॉर्मेशन कर लिया था, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू हमने पायरुवेट फॉर्मेशन कर लिया था। एंड पायरुवेट फॉर्मेशन करने के बाद हमने क्या करना था कि हमें क्रैब साइकिल कंटिन्यू करनी थी। पर ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब साइकिल के बीच में भी एक इंटरमीडिएट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो उस इंटरमीडिएट रिएक्शन को, या हम बोले कि उनके बीच की जो रिएक्शन है वो हमें कंप्लीट करनी थी, मतलब पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करना है। तो पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करना इतना ईजी नहीं होता है। वहां पे 3 एंजाइम, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, 3 एंजाइम, 5 कोफैक्टर, थियामिन पायरोफॉस्फेट, कोएंजाइम ए, एंड आपका लिपोइक एसिड NAD प्लस FAD प्लस काम आते हैं। एंड आपके 4 विटामिन आ गई, आपके थियामिन है, पैंटोथेनिक एसिड, नियासिन एंड राइबोफ्लेविन काम आती है। ठीक है, तो ये कैसे काम आती है बच्चों? तो हमने देखा था सबसे पहले कि पायरुवेट है,
पायरुवेट से हमने क्या करा, CO2 मॉलिक्यूल को बाहर निकाला, तो एक प्रोडक्ट तो हमारे पास कौन सा आ गया, एक प्रोडक्ट तो यहाँ पर हमें ये मिल गया, CO2 मॉलिक्यूल मिल गया। ठीक है, सेकंड वन कहाँ मिल रहा था हमको, सेकंड वन हमें मिला था यहाँ पर एसिटिल को एंजाइम ए का हमने फॉर्मेशन किया तब। ठीक है बच्चों, तो दो हमारे क्या मिल गए हैं, दो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा पायरुवेट का सबसे पहले ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन किया था। क्यों किया था, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही थी। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो पायरुवेट से हम लैक्टेट फॉर्मेशन कर लेते हैं या अपन अल्कोहल फॉर्मेशन कर लेते हैं, फर्मेंटेशन पे लेके जाते हैं। तो हमने देखा पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, पायरुवेट से हम क्या करके जा रहे हैं, CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकाला, थियामिन पायरोफॉस्फेट के साथ में अटैच होगा, हाइड्रोक्सी इथाइल TPP फॉर्मेशन करेगा। देन क्या होगा, ये इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, E1, एंड देन E2 एंजाइम क्या करके जाएगा, E2 एंजाइम से डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, लिपोइक एसिड पे आपका ये CH3 C डबल बॉन्ड और एसिटिल ग्रुप अटैच होगा, देन एसिटिल ग्रुप को एंजाइम ए के साथ में अटैच होगा, देन एसिटिल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन करेगा। लिपोइक एसिड क्या हो जाएगा, रिड्यूस फॉर्म में आएगा, जब खुद ऑक्सीडाइज फॉर्म में आना चाहेगा तो अपने हाइड्रोजन किसको दे देगा, ये FAD को दे देगा। FADH2 में FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, देन FADH2 इज कन्वर्टेड इनटू FADH2 कन्वर्ट इनटू, जब FAD प्लस में कन्वर्ट होगा तो ये क्या करके जाएगा, NAD को अपने इलेक्ट्रॉन देगा या प्रोटॉन देगा, देन NAD इज कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस में H प्लस। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन है। मेन पार्ट क्या है, मेन पार्ट ये सब बच्चों को पढ़ा हुआ होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो पार्ट है बच्चों, अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एलोस्टेरिक रेगुलेशन एंड सेकंड वन इज कॉवलेंट मॉडिफिकेशन। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन हमने देखा था कि पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल को एंजाइम में। ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल का आपने बाहर निकाल रहे हो, एक एसिटिल को एंजाइम में फॉर्मेशन कर रहे हो। यहाँ पे क्या एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम आता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनिक कॉम्प्लेक्स है, इसको इनिबिट करने का काम किसका है, मर्क्यूरिक आयन एंड आर्सेनाइड, इसको ब्लॉक कर सकते हैं हम। एंड सेकंड देखा था हमने एसिटिल को एंजाइम, हमने देखा था कोएंजाइम ए एक्टिवेट करता है E2 को। ठीक है, और एसिटिल को एंजाइम है वो इनिबिट करेगा इसको। ठीक है, ये ध्यान से देखना है बच्चों, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड वन हमने देखा था कि NAD प्लस क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है E3 को, और NADH प्लस इनिबिट कर रहा है E3 एंजाइम को। तो ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। एंड कॉवलेंट मॉडिफिकेशन हमने देखा था E1 के अंदर देखने को मिलेगा। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में फॉस्फोराइलेशन वाली कहानी या डीफॉस्फोराइलेशन आपको देखने को मिलेगा। मेनली अकर इन यूकैरियोट ओनली, प्रोकैरियोट का फीचर्स नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपके समझ में आया हो। ठीक है, कोई भी डाउट रहा, सिंगल डाउट भी है बच्चा, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि ठीक है सर आपको ये डाउट मेरे को रहा है, यहाँ मेरे को समझ में नहीं आया। कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो, कमेंट में दिक्कत आ रही है आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, वहां पे भी दिक्कत आ रही है, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर का भी लिंक है नीचे, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो मुझे। ठीक है, जहां भी डाउट आता है सिंगल डाउट आपको मुझसे पूछना है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद मैं गारंटी ले रहा हूँ कि CSI से अंदर नहीं जाएगा, इससे इसी में से पूछेगा। ठीक है, MCQ भी अपन सॉल्व करेंगे, पूरे का पूरा मेटाबॉलिज्म अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, आपका सिंगल क्वेश्चन भी, अगर जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है उससे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है ये। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर समझ में आया हो, लेक्चर बहुत अच्छा है, आपके लिए फेथफुल है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, जितना लाइक शेयर करोगे उतना ही मुझे भी एनर्जी आएगी, एंड देन मैं और अच्छे लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना अपना, बाय, टेक केयर।